नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। मोदी के दुलारे छोटे अंबानी अब बड़े फ्रॉड में फंस गए हैं। उनका अकाउंट इस देश के सबसे बड़े बैंक ने फ्रॉड घोषित किया है और नाम आरबीआई में उनका भी जाएगा। खाते से जुड़े लोगों की इंफॉर्मेशन जाएगी तो नाम छोटे अंबानी का भी जाएगा। अब छोटे अंबानी बिल्कुल कंगाली के दौर में पहुंच गए थे। कंगाली के दौर से एकाएक एकाएक नोट छापने लगे। आजकल आप हफ्ते में 2 बार देखते होंगे, छोटे अंबानी यानी अनिल अंबानी के शेयरों पर अपर सर्किट लग जाता है। ये कैसे हो रहा है? किसके कृपा से छाप रहे हैं? बड़ा सवाल ये नहीं है, इससे भी बड़ा सवाल है, जिस कंपनी का लोन अकाउंट फ्रॉड घोषित हुआ है, आरकॉम, रिलायंस कम्युनिकेशन, ये इंफ्रा के मामले में, अगर टेलीकम्युनिकेशन में, टेलीकॉम में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देखा जाए तो देश की नंबर 2 की कंपनी थी। नंबर 2 की कंपनी देश की, आज अगर उसका लोन अकाउंट फ्रॉड हो रहा है तो आप कल्पना कीजिए, इसी आदमी के हाथ में इस देश का डिफेंस सिस्टम, पूरा का पूरा डिफेंस सेक्टर सौंपा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी दगे हुए कारतूस में या दगी हुई कंपनी में, फूकी हुई कंपनी में फ्रॉड घोषित हुए हैं। टॉप की कंपनी, देश की नंबर 2 की कंपनी, अगर वो फ्रॉड हो गई तो आज उस आदमी के हवाले हमारे देश का कंप्लीट डिफेंस बिना किसी एलिजिबिलिटी के, बिना किसी योग्यता के कैसे सौंपा जा रहा है? क्या नरेंद्र मोदी अपने दोस्तों को बड़ा बनाने के लिए, अब वो डील कौन-कौन सी है, किसके साथ है हम नहीं जानते, लेकिन ये प्रधानमंत्री सवाल है, क्या पूरे देश को गिरवी रख देंगे? अडानी के लिए तो रोज चर्चा होती है खबरों, आज छोटे अंबानी की चर्चा होगी। भाऊ को लाइए स्क्रीन पर। स्वागत है भाऊ। यह खबर दिखा देते हैं। लाइए भैया खबर दिखाइए। हालांकि खबर अब सबको पता है, लेकिन फिर भी हम अपना काम, अपना फर्ज अदायगी करेंगे। अनिल अंबानी की कंपनी पर 31,500 करोड़, अमाउंट देखिएगा भैया, 31,500 करोड़ का फ्रॉड घोषित। आरबीआई को रिपोर्ट करेगा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देश का सबसे बड़ा बैंक। अगली खबर दिखाइए, यही खबर है, इसी खबर को दिखाइए। अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से पूरा इसका डिटेल दिया गया है। भास्कर लिखता है आरकॉम का 31,580 करोड़, जो 80 वहां छूटा था, यहाँ पे वही पूरा किया। 31,580 करोड़ रुपए, करोड़ लोन फ्रॉड घोषित। ये अमाउंट सुनने में हम लोग की तो हैबिट हो गई, रोज डिबेट में बोलते हैं, लेकिन हमसे कहा जाए गिनने के लिए तो हमारा पूरा खानदान अपने कम से कम 2-3 जन्म नहीं गिन पाएगा। 2-3 जन्म, जो कहे थे ना अमित शाह की, अम्बेडकर अम्बेडकर करते हो 7 जन्म स्वर्ग चल जाता, राम राम करते तो गिन नहीं पाएंगे, इतना बड़ा अमाउंट। थूक लगा लगा के देश भर का थूक खत्म हो जाएगा नोट गिनने में, इतना पैसा है देखिए। और ये जो है मिस्टर अनिल अंबानी, इन पर कोई नहीं, इन पर मेहरबानी कैसे है मोदी जी के भी आगे दिखाते हैं। जरा आगे दिखाइए, खबर लाइए। खबर, पिछले कुछ वक्त में इस देश में जितने बड़े सौदे हुए हैं डिफेंस के, अब 2 सेक्टर में, आरकॉम तो फ्रॉड हो गई, अब 2 सेक्टर में आए हैं। एक डिफेंस में जो रिलायंस इंफ्रा है, और एक पावर सेक्टर में जहां पर सोलार का काम करेंगे। मोदी जी का बड़ा सपना है ना, जहां जहां बड़ा सपना मोदी जी का दिखे, आप अगर उसके आसपास की फोटो फ्रेम चेक करोगे तो उस बड़े सपने फोटो फ्रेम में कहीं कहीं अडानी या अंबानी नजर आएंगे। बस फोटो फ्रेम देखना आना चाहिए, क्योंकि सपना ही मोदी जी लगता है इन्हीं के लिए देखते हैं। डिफेंस सेक्टर में अनिल अंबानी की कंपनी ने की 20,000 करोड़ की डील, रॉकेट बना शेयर। देख रहे हैं, रॉकेट बन रहा है शेयर। ये टेक्नोलॉजी है हमारे यहाँ। इस खबर के भीतर थोड़ा सा दिखा देते हैं, इसके अंदर की खबर पहले थोड़ा दिखा दीजिए। इसके भीतर की खबर दिखाएंगे तब समझ में आएगा। दर्शकों को समझाना बहुत जरूरी है, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो मामला। न्यूज लॉन्चर पे जब खबर आ जाएगी, हाँ देखिए एकदम शुरू से। हाँ, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने ऐलान किया है कि अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट द्वारा ऑथराइज्ड एक प्रमुख ठेकेदार, एक एक लाइन समझिएगा, एक प्रमुख ठेकेदार कोस्टल मैकेनिक्स इंक के साथ रिलायंस डिफेंस के स्ट्रेटेजिक डील के अनुसार
दोनों कंपनियां संयुक्त रूप से भारत के 20,000 करोड़ रुपए के डिफेंस रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल एवं एडवांस मार्केट के अपग्रेड अपॉर्चुनिटी पर काम करेंगी। ठेकेदार अमेरिका का, दलाली भारत की। समझौते के अनुसार रिलायंस डिफेंस और कोस्टल मैकेनिक्स भारतीय सशस्त्र बलों के लिए संपूर्ण रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल, एडवांस एवं लाइफ साइकिल सपोर्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करने पर फोकस करेंगे। अब आगे देखिए, जिसमें 100 से अधिक जगुआर फाइट जेट, 100 से अधिक मिग-29 फाइटर जेट और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों का बेड़ा, L-70 वायु रक्षा बंदूकें और अन्य लिगेसी सिस्टम शामिल हैं, जिन्हें लंबी अवधि के लिए रखरखाव और आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। बताइए, ये मिग करेंगे जो है रखरखाव, किससे? ठेकेदार अमेरिकी है, अपाचे अमेरिकी है, अब हेलीकॉप्टर, ठेकेदार अमेरिकी है, बस केवल कंपनी इंडियन है जो अमेरिकी ठेकेदार को लेके आ रही है, और 20,000 करोड़ रुपए का हमारा डिफेंस का जो मेंटेनेंस का काम है वो अनिल अंबानी देखेंगे। गोलियां भी बना रहे हैं, गोले भी बना रहे हैं, क्योंकि गोली के बदले गोले मारने हैं मोदी जी को, वो भी यही बना रहे हैं। अगली खबर लाइए, लाइए, बस भाऊ 1 मिनट हम आपका लेंगे। अनिल के, ये देखिए, ये खबर है 2022 की, 24 अगस्त 2022 की तारीख है कि स्विस बैंक में 814 करोड़, इसमें से 420 करोड़ की टैक्स चोरी। चलिए आगे आइए, 31 विभाग ने 31 अगस्त तक जवाब मांगा था। अब ये देखिए, अनिल अंबानी पर धोखाधड़ी के आरोप, माल्या से 10 गुना ज्यादा बैंकों से लिया 86,188 करोड़ रुपए कर्ज। ठीक है, और आगे बढ़िए, चलिए और आगे बढ़िए, जब इनका आया है तो पूरा बताना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर ये ताजा खबरें हैं, 26/5/2025 रिलायंस इंफ्रा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मिलिट्री प्लांट खोल रही है। पावर को भूटान का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट, मतलब पावर सेक्टर 2 में बताया था ना, पावर वाला भूटान में घुसा है। पावर वाले में भारत की जो एनर्जी कॉर्पोरेशन है, उसने एक बड़ा एग्रीमेंट किया। इनको पैसा कैसे आता है? काम दो, फिर सरकार का एग्रीमेंट करो, और फिर उसका शेयर ऊपर चला जाता है कि भाई सरकार का एग्रीमेंट हुआ, निवेश बढ़ जाएगा दंड से। ये देखिए, अनिल अंबानी को मिला भारत की रक्षा का बड़ा जिम्मा। भारत की रक्षा का जिम्मा किसको मिला? अनिल अंबानी को। आगे जनरल लगाना पड़ेगा, लेकिन वो जनरलों का अपमान हो जाएगा। भारत के डिफेंस सेक्टर को ऐसे देंगे नई ताकत। ये तो सबको मिल जाता है 500 का लिफाफा, तो कुछ भी छपवा लो इनसे। भारत के डिफेंस सेक्टर को ताकत देंगे। कंपनी फ्रॉड घोषित हो रही है। देखिए 20,000 करोड़ रुपए के, वही लिखा है पूरा, ज्वाइंट नागपुर में स्थापित होगा। अभी अभी प्लांट स्थापित होना है और काम मिल गया है एडवांस। ऐसा काम कोई हम लोग को भी दे। चलिए अगली खबर, खबरें खत्म। भाऊ, ऐसा काम किसी और को मिल सकता है? आप काम लो, सरकार का ठेका लो, कंपनी बनाओ और फ्रॉड हो जाओ बाद में। ये एकाएक, ये डूब चुके थे, एकाएक इनको पुनर्जीवन मोदी जी ने दिया, और देखिए क्या हुआ। देखिए, कुछ बातें बोल सकते हैं, कुछ बातें नहीं बोल सकते। कुछ बातें चर्चा में होती है, कुछ बातें अधिकारी उद्योगपति बहुत ही प्यार से आपको कंधे पे हाथ रख के बताते हैं, मुझे कोट मत करना या कहीं बोल मत देना। तो हम भी कई बातें सांकेतिक रूप से आज मैं कहूंगा, ये समझना होगा, क्योंकि ये मामला बहुत ही संवेदनशील है। सवाल है धीरू भाई अंबानी के मृत्यु के बाद 2005 में दोनों भाइयों में अनबन हुई और रिलायंस का पूरा साम्राज्य में 2 भागों में बट गया। उसमें अनिल अंबानी के हाथ दूरसंचार, पावर और फाइनेंस, ये वर्टिकल आए। फाइनेंस की जितनी कंपनियां थी अनिल अंबानी के खाते में, दूरसंचार की कंपनी रिलायंस कॉम अनिल खाते के कंपनी, रिलायंस पावर अनिल खाते के अंबानी। उसके बाद अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी दोनों अपने अपने राह पे चल पड़े। अनिल अंबानी की फ्रंट बाय स्टाइल और अनिल अंबानी के पास जो कुनबा था वो शायद इतना विजन वाला नहीं था, क्योंकि जिस रिलायंस आरकॉम का मार्केट में 2010 में शेयर 17% था,
सॉरी 2010 में जिसका 17% शेयर था, वो 2016 में 10% हो गया। और देखते देखते टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस आए दूरसंचार में, इसके साथ ये कहीं ना कहीं मार खाते गए। और वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस मतलब दो टेक्नोलॉजियां थी। एक सीडीएमए टेक्नोलॉजी थी जिसपे अनिल अंबानी ने दबा के पैसा खर्चा किया था, और एक जीएसएम टेक्नोलॉजी आई थी जो वोडाफोन और लेके आए थे। जीएसएम आने के बाद सीडीएमए ऑब्सोलेट हो गई, और कहीं ना कहीं यहीं पर अनिल अंबानी फंस गए। दूसरी बात, अनिल अंबानी तो दिवालिया होना पहले ही चालू हो गया था। 2019 में स्वैच्छिक दिवालीपन का उन्होंने घोषणा भी की थी, क्योंकि 45,000 करोड़ का कर्ज जब चढ़ गया तब इन्होंने संपत्तियां बेचना शुरू कर दी। संपत्ति बेचने के बाद भी ये जो कर्ज है ये कोई कम हो नहीं रहा था। जो इसका शेयर है 30 जून को, अभी इसका शेयर अब मार्केट में ट्रेडिंग ही सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि फिर 5% टूटकर ₹1.61 पे शेयर गया। इसका मतलब ये जीरो वैल्यू पे हो गया। इसके पहले ब्रिटिश की अदालत में हमारी वर्थ ही जीरो हो गई, ये एफिडेविट दिया इसमें रिलायंस ने। अब 2016 से एसबीआई अपने कर्जे के लिए पीछे लगी हुई, और वो लगातार प्रेशर डाल रही है। अब उसका कहना है कि जो कर्जा जिसके लिए दिया उसके लिए यूज नहीं हुआ, बहुत खर्चे में अनियमितता है, बैलेंस शीट में गड़बड़ी है, और दिवालीपन का तो दिवालियां घोषित तो ऑलरेडी हो चुके हैं, इनका प्रोसेस भी एनसीएलटी में चल रहा है। लेकिन अब होगा क्या आगे? तो इन्होंने जो रिप्लाई दिया एसबीआई के क्वेरी को, वो सारा रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं, आपने हमारे साथ फ्रॉड किया। ये 45,000 करोड़ जो कर्जा बना, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी बदलाव से नहीं, मैनेजमेंट, पैसा इधर से उधर साइफन करना, इस अकाउंट से उसका, बहुत सारी चीजें एसबीआई की यदि जाओगे आप तो एक पूरा दिन भर का प्रोग्राम बन जाएगा, इतने कंप्लेंट है। आखिर उन्होंने इसको फ्रॉड लोन घोषित कर दिया कि ये फ्रॉड क्लाइंट है, और वो फ्रॉड क्लाइंट की कंप्लेंट अब आरबीआई में करती है। फिर आरबीआई क्या एक्शन लेती है, क्या यदि ये फ्रॉड है तो क्या इस फ्रॉड के बाकी कंपनियों में इसका असर पड़ेगा, ये देखना है। लेकिन हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जी ने एक व्यवस्था कर रखी कि आपने एक कंपनी यदि आपकी दिवालिया घोषित हो गई और आपने कर्जे डुबा दिए, आप दूसरी कंपनी खोल के फिर से कर्जे ले सकते हैं। ये हमारे यहाँ कानूनों में बदलाव हो गया। ये इन्हीं फ्रॉड लोगों के लिए बचने का एक नया रास्ता है। वहां पैसा खा लिया, दिवालिया घोषित कर दो, हाथ ऊपर कर दो, कंपनी सरकार को बोलो बेचे, कंपनी की रिकवरी बैंक करती रहेगी, आप नई कंपनी खोलो। पहले ये था कि आप डायरेक्टर हो तो आपकी सारी कंपनियों पे वो लागू होगा, आपकी वसूली हर जगह से होगी। अब वो नहीं होगी, आप उसी बैंक से फिर नया कर्जा लो, फिर उसको डुबाओ, फिर दिवालिया घोषित करो, फिर नई कंपनी बनाओ। ये पैसा खिलाने का एक तंत्र चालू कर दिया। लेकिन ये डूबती हुई कंपनी एकाएक रिलायंस फिर चढ़ गई। अब इंफ्राटेक म्हणजे इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर, ये दो सेक्टर है जहां इनके शेयर में भारी उछाल आया, जबरदस्त। अब जो रिलायंस इंफ्रा था, ये भी एनसीएलटी में गई थी, ये भी दिवालिया घोषित हो गई थी। लेकिन फिर इन्होंने एनसीएलटी में मैनेज करके वहां से स्टे ले लिया कि अब ये मतलब इसको दिवालिया घोषित नहीं कर सकते, और साथ में ये गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के लिए परमिशन भी है इनको। ये जो 45,000 करोड़ रुपए से बैंकों को इसने चुना लगाया, अब वो दूसरी कंपनी से और लोन लेके काम करेगा। अब इनके पास करीब करीब आने वाले 5 से 10 साल के लिए काम है, इतना काम सरकार से मिला है, खास कर डिफेंस में काम मिला है रिलायंस इंफ्रा को। और डिफेंस का तो आपने पूरा बता ही दिया था, गिन के बता दिया कौन से कंपनी में काम कर रहे हैं। और पावर में भी इनके शेयर में 63% का उछाल है, 63% का। उसमें भी जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसने 25 साल का पावर परचेस एग्रीमेंट किया है एडवांस में। अब आप देखिए, ये जो पावर परचेस एग्रीमेंट है ना, ये बड़ा फ्रॉड सिस्टम है, अमेरिका ने पकड़ा है। जब हमारे गौतम अडानी जी अमेरिका में पैसा उगाने गए
तो उन्होंने निवेशकों को बताया कि भाई मैं सोलर पावर प्रोजेक्ट कर रहा हूं इतना। अरे भाई पावर तो बनाओगे, लेगा कौन आपका पावर? तो उन्होंने कहा कि कई राज्य ले रहे हैं और उन राज्यों से इन्होंने पावर परचेस एग्रीमेंट करवा लिया बड़े ऊंचे दरों पे और प्रॉफिटेबिलिटी दिखा के मूर्ख बनाया अमेरिकन निवेशकों को, ऐसा अमेरिकन कोर्ट कह रही है। और इन्होंने ये पावर परचेस एग्रीमेंट करने के लिए इन्होंने रिश्वतें दी 2000 करोड़ से की ज्यादा। यहां तो कोई रिश्वत वाला मामला ही नहीं, या तो सोलर एनर्जी पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया, उसी ने 25 साल का एग्रीमेंट कर दिया। 960 मेगावाट पावर सोलर का इनका बनेगा अभी। ये क्या है, सब्जेक्ट टू है आशीष। 25 साल में कंपनी कहां जाएगी किसी को पता नहीं, ये फिर दिवालिया घोषित होगी किसी को पता नहीं। लेकिन आपने इनसे परचेस कर, पावर कहां है पता नहीं, लेकिन परचेस का एग्रीमेंट कर लिया। अब ये जो बनेगा, अब इस परचेस एग्रीमेंट पे आपके शेयर में उछाल आया, आप इससे पैसे उगाओगे और फिर से पैसे निवेश करोगे। यानी ऐसा है कि आपके पास कुछ भी नहीं। ये फिल्मों में होता था। मैं दक्षिण भारत में, चेन्नई में मेरे बहुत अच्छे संबंध है दक्षिण भारत फिल्म निर्माताओं के साथ, क्योंकि वहां पे एक रवि यादव करके बहुत बड़े कैमरामैन, हिंदी में भी अब्बास मस्तान की फिल्में वही करते हैं, उनके मेरे बिल्कुल घर के संबंध है। तो मैं चेन्नई कभी कभी पहले जाया करता था, तो 10-10 दिन मैं रवि के साथ रहता था। रवि भी बैचलर था तब, तो मैं काफी इंडस्ट्री, तो मुझे एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, उनके साथ हम ऐसे डिनर कर रहे थे एवीएम स्टूडियो में। तो उन्होंने कहा कि क्या है, रजनीकांत को साइन करना होता है बस, रजनीकांत की फीस का जुगाड़ करो, और आपके रजनीकांत से संबंध है तो वो सिर्फ साइन करके आओ। उसको दक्षिण भारत में कॉल शीट बोलते हैं। रजनीकांत साल भर स्क्रिप्ट जमा होती है रजनीकांत के ऑफिस में, और अपने बर्थडे के दिन 2 या 3 पिक्चरों के नाम अनाउंस करता है, मैं ये करूंगा। बोले अशोक वानखड़े आप भिखारी, आप बिल्कुल एक पैसा नहीं आपके पास, मतलब फाइनेंशियली भिखारी है, आप रजनीकांत से साइन करके लाइए। आप मराठी है, रजनीकांत मराठी बोलते हैं, उनको बोलिए मुझे एक पिक्चर बनानी है, आपकी स्टोरी है, आप करो। जिस दिन रजनीकांत ने साइन करा, ये मार्केट में बात आ गई, उस दिन आप 500 करोड़ के आदमी हैं। मैंने बोला वो कैसे? बोला उसके बाद हीरोइन आपको जो चाहे उस कीमत में मिल जाएगी। 4 डायरेक्टर आपके पास आएंगे कि मैं डायरेक्ट करूंगा, आप चिंता मत करो, रजिस्टर से मेरे कुछ नहीं, पैसे की चिंता मत करो। और सारे डिस्ट्रीब्यूटर आपके घर में एडवांस पैसे देके जाएंगे। पिक्चर आपकी 1 साल बन रही है, लेकिन पिक्चर के राइट में अभी खरीद रहा हूं, तो आपके पास 500 करोड़ रुपए आ जाएंगे। आप पिक्चर बनाइए 200 करोड़ में, 300 करोड़ आपका प्रॉफिट हो गया, और उसके बाद जो ओवरफ्लो मिलेगा, पिक्चर अच्छी चली तो उसका जो प्रॉफिट है वो अलग। तो ऐसा है, यदि पावर कारपोरेशन ने आपका पावर खरीद लिया तो प्रोडक्ट है, लेकिन माल बिक गया है ना। माल बिक गया तो आप मालामाल हो गए, माल का है नहीं। अरे शेयर उठ गया, आपको निवेश उठ गया, आपकी क्रेडिबिलिटी उठ गई। ये सारा शुरू कहां से हुआ? ये जो पहला उत्थान, ये उत्थान जो शुरू हुआ, क्या बात है आशीष, आप कई बार मन की बात बोल देते हैं। प्रधानमंत्री यूरोप के दौरे पे थे, उद्योगपतियों का डेलीगेशन था, अनिल अंबानी भी साथ में थे। प्रधानमंत्री जर्मनी में रुके, मैंने सुना वहां अनिल जी से बड़ी आत्मीयता से बात हुई, और उसके बाद फ्रांस गए। अब जर्मनी में क्या हुआ ये पता नहीं, लेकिन सब कहते हैं कि इसका जिसकी चाबी जर्मनी में है। जर्मनी में चाबी, ये बड़े कोड वर्ड है, लेकिन क्रैक नहीं कर पाया मैं अभी तक। लेकिन कुछ तो हुआ जर्मनी कि राफेल की डील भी हो गई ऊंचे कीमत पे, जो पेंडिंग पड़ी थी। जिस राफेल में ऑफसेट कंपनी एचएएल थी, उसको हटाया गया। भारत में एक ही कंपनी थी जो एविएशन के एक्सपीरियंस वाली थी, एक ही कंपनी, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, एचएएल गवर्नमेंट की थी। उसको हटाया गया। डेसोडेप ने कहा नहीं भाई, जो कंपनी को एक्सपीरियंस है एविएशन में, हमको वो नहीं चाहिए, हमको वो कंपनी चाहिए जिसने खिलौने वाला विमान भी नहीं बनाया। अब भाई फ्रांस की कंपनी ने बोला तो क्या मरता क्या ना करता। फिर अनिल अंबानी को आगे किया, और अनिल अंबानी के साथ ऑफसेट पार्टनर करके राफेल, मतलब डस्सेल्डॉर्फ कंपनी जो राफेल बनाती है, उसका एग्रीमेंट हो गया। उनने अपना शेयर भी
जो पैसे का था वो ट्रांसफर कर दिया। इसके कॉर्पोरेट सेक्टर में कई लोग कहते कि आजकल पैसा वापस कैसा आता है दिया हुआ, इसके कई रास्ते हैं, नए नए रास्ते हैं। मैंने एक उद्योगपति ने कहा कि हम मंत्री को कैसा पैसा देते हैं, बोले मंत्री के हमने डीमैट अकाउंट खोल के रखे हैं 10-15, उनके बिहाफ पे हम शेयर खरीदते हैं। इन्वेस्टमेंट हमारा होता है, शेयर मंत्री जी के नाम पे जाते हैं। रिश्वत देने का एक तरीका वो भी है। तो कई तरीके हैं, मैं ये कहता नहीं कि इसमें कुछ हुआ है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन अनिल अंबानी सत्ता के कितने नजदीक है, ये घोषणा हो गई। देखिए, मोदी जी को ये बोलना थोड़ी पड़ता है कि अडानी मेरा आदमी, इसका काम करो ना। जब वो अडानी जी के विमान से उतरते हैं, जब अडानी जी के विमान से उतरते हैं और अडानी जी पीछे चलते हैं, जब वो अडानी के प्रोजेक्ट की लोकार्पण करने के लिए स्टेज में बैठते हैं उनके साथ, तो पूरे मैनेजमेंट को मैसेज जाता है कि अडानी जी सत्ता के कितने नजदीक। वैसे ही एक मैसेज गया, राफेल के बाद एक मैसेज गया पूरे देश में, पूरे विश्व में, कि अनिल अंबानी इज वन ऑफ द क्लोजेस्ट ऑफ द पावर इन दिल्ली। जब आप पे ठप्पा लग जाए केंद्र सरकार के नजदीकी का, उसके बाद आप छोड़ दीजिए। मैं आपको कहता हूं कि जिस दिन अमित शाह जी और मोदी जी किसी मंच पे हो और वो कहे कि आशीष चित्रांशी जैसे पत्रकार इस देश ने बहुत कम मिलते थे, और मुझे विश्वास है कि पत्रकारिता को जिंदा रखने का इन्होंने काम किया है, और हम निजी तौर पे आशीष जी को कोई भी तकलीफ आई तो उनके साथ है। इस भाषण के बाद आप अपने ऑफिस में आके बैठिए, आपके पास पन्ना से धन्ना सेट आएंगे कि एक चैनल शुरू करने में कितना पैसा लगता है। आप कहोगे कि भैया आज के डेट में तो 500 करोड़ रुपए लगता है, 1000 करोड़ रुपए हमने निकाल के रखे। आप शेयर होल्डिंग करिए, लेकिन मेरे पास तो एक पैसा नहीं है। आप कुछ नहीं है, आपकी स्वेट इक्विटी होगी, आप आइएगा, 50-50% कर लेते हैं। कंपनी में 50% हमारे 50% आपके, और आपको लगता होगा कि एडिटोरियल कंट्रोल हम रखना चाहते हैं तो आप ऐसे कीजिए, 55 आपके पैसे रखिए, 45 मैं रखता हूं। 1000 करोड़ रुपए मैंने लगाए, 55 आपके पास है, 45 मेरे पास है, और कंपनी चालू होने के बाद 6-7 महीने बाद मैं वो धीरे से शेयर आपको ट्रांसफर करके मैं वहां से निकल जाता हूं। ये हुआ है हमारे यहाँ। एक द नेशन वांट्स टू नो ने ऐसा ही किया, नेशन वांट्स टू नो ने ऐसा ही किया, तो नेशन वांट्स टू नो कहां से आया। तो ये जो चीजें हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसके बाद अनिल अंबानी को इंफ्रास्ट्रक्चर में धनाधन प्रोजेक्ट मिलते गए, डिफेंस में प्रोजेक्ट मिलते गए। अब वो छोड़िए, अभी उन्होंने एक बड़ी यूरोपियन कंपनी के साथ अभी उन्होंने टाइप किया, 7 सीटर प्लेन अब यहाँ बनेंगे, जर्मनी के बड़े 7 सीटर, हाँ जर्मनी की, वही यूरोपियन, जर्मनी हर जगह आएगा। हाँ, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, ये सारी कंपनियां जो आएगा, जर्मनी तो आएगा हर जगह। तो अब क्या करें, कई जगह ऐसी होती है कि हम किसी को बदनाम नहीं करना चाहते, किसी का मतलब वो हमारा काम नहीं, नहीं है। लेकिन जर्मनी का जो रिटर्न है वो इतना मिला कि ये कंपनी वापस हो रही है। लेकिन फिर भी जो 45,000 करोड़ जैसे अमाउंट है, तो एसबीआई को भी सोचना होगा। कुछ नहीं, वो फ्रॉड भी घोषित कर देंगे, लेकिन इस पे क्या आरबीआई एक्शन लेगी, सवाल ये है। क्या शेयर मार्केट इस पे एक्शन लेगा, सवाल ये है। क्या कोई हाई कोर्ट इस पे स्टे देगा, सवाल ये। इसके पहले भी एक बार शायद बैंक ऑफ बड़ौदा या किसी बैंक ने ये सिस्टम चला था और उसको हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया था। कई चीजें हैं अभी जो देयर इज, बोलते हैं ना, देयर इज लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द लिप एंड द कप। जब आप कॉफी पीते हैं तो आपके मुंह पे और कप के बीच में एक जगह होती है, उसके बीच में कुछ भी हो सकता है, कॉफी गिर सकती है, आपके मुंह पे उछाला सकता है, आपको छींक आके आप कॉफी पे गिर सकते हैं, एनीथिंग कैन हैपन। तो अब इन्होंने तय किया है, लेकिन क्या इसके बाद आप रिलायंस ने तो बोल दिया कि भाई ऐसा है, हमने तो ऐसा कोई फ्रॉड वॉड नहीं किया है, अब ये सोच रहे हैं हम क्या करें, हम तो पूरा एक्सप्लेनेशन दिया। हो सकता है कि वो कहे कि हम तो दिवालियापन घोषित हो गए, इसमें फ्रॉड करने की क्या घोषित है, तो इसमें स्टे लाया जाएगा। और बाकी जो डिफेंस के काम है, जो कंपनी, अब मैं आपको बता दूं, जरा थोड़ा डेट वाइज आप देखो तो बड़ा हंसी आएगी आपको। ये अप्रैल 2015 में राफेल का डील हुआ था।
उसके पहले से ही दिवालिया प्रोसेस चालू हो गई इनके कई कंपनियों। जो कंपनियां जिस ग्रुप की कंपनियां दिवालिया घोषित हो रही है, जिस ग्रुप ने बाहर लिख दिया है कि हमारी जीरो वर्थ है, उस कंपनी के साथ फ्रांस की कंपनी एग्रीमेंट करती है डेसोटेल। वो अपने यूनियन लीडर्स को बताते हैं, क्योंकि वहां रूल है, यदि ऑफसेट कंपनी आप करते हैं, आप यदि प्रोडक्शन बेस कहीं और शिफ्ट करते हैं, किसी देश में और प्रोडक्शन व्यवस्था करते हैं, तो आपको आपके यूनियंस, लेबर यूनियन को विश्वास में लेना पड़ता है। तो वहां लेबर यूनियन को कहते हैं कि वी हैव सिलेक्टेड द ऑफसेट पार्टनर बिकॉज ऑफ द प्रेशर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि भैया हमको क्या मतलब है, हमने तो प्लेन खरीदे। अब उन्होंने कहा कि हम एचएएल के साथ काम नहीं करना चाहते, अनिल अंबानी के साथ काम करना चाहते, तो हम क्या करेंगे? हमको ये नहीं समझ में आ गया कि जर्मनी का प्रसाद क्या फ्रांस में भी बटा क्या थोड़ा सा डेसोडल्फ में, या डेसोडल्फ डूबती वाली कंपनी, उनको लगा तिनके का सारा ये ऑर्डर मिला इंडिया से, यही हमारे लिए बड़ी बात है, क्योंकि वो भी कंपनी की हालत बहुत खराब थी, इंडिया ने ही उनको ऑर्डर देके बचाया है। हाँ, डूबने वाली थी। हाँ, तो वो कई कई चीजें हैं। देखिए कारपोरेट सेक्टर में जब आप बॉम्बे जाते हैं, मैं पहले मैंने कहा ना, मैं बिजनेस जर्नलिस्ट भी रहा हूँ, तो और नेटवर्किंग तो अपना एक फोटे रहा है कि जब जाता हूँ तो आज भी मुंबई जाता हूँ, भाई मैं बिजनेस जर्नलिज्म थ्रू आउट नहीं करता, कभी कभी एक आध बार कोई खबर आई तो उसकी बात कर लेते हैं, लेकिन मेरे बड़े बड़े जगह पे जो बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, शेयर मार्केट में बड़े ब्रोकर्स हैं, या इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट है, जो बड़े लेवल पे बड़े बड़े ऑपरेट करते हैं, उनसे मेरी बहुत अच्छी बातचीत है, जो कारपोरेट अफेयर्स देखते हैं। मतलब मैं इतना तुमको बता सकता हूँ आशीष की, कारपोरेट अफेयर्स कुछ नहीं होता है, लाइजनिंग का काम होता है, उसको कारपोरेट अफेयर्स बोलते हैं। तो इस देश में मैं उन लोगों को जानता हूं कि जो 80% स्टॉक मार्केट के मालिक हैं, उनके जो कारपोरेट अफेयर्स के लोग हैं दिल्ली में, वो लगातार मिलते रहते हैं, एक्सचेंज होता है कि क्या चल रहा है दुनिया में, क्या चल रहा है, कई बातें अपने को पता पड़ती है, कई पता पड़ता है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसा मिला, पता पड़ता है कि जेएसडब्ल्यू ने कैसा अडानी को पटकनी थी, उस जेएसडब्ल्यू को दूसरी जगह अडानी कैसी पटकनी देगा। कई लोग कहते कि अरे छोड़ो वो कॉन्ट्रैक्ट गया तो गया, अभी जेएसडब्ल्यू को हम दिखाएंगे हम कहाँ हैं। तो वो जो चीजें हैं, और हम तो यहाँ बोलते हैं, आप हमको बुलवाते हैं, लेकिन जब उनके बीच में बैठते हैं तो एक अच्छे लिसनर करके बैठते हैं। देखिए ऐसे लोगों के बीच में अच्छा सुनने वाला बैठना चाहिए। बहुत सारे बीच में कहती है अरे अशोक जी आप कुछ नहीं कह रहे, हम बोलेंगे क्या करें भाई साहब, हम तो रोज का वही चल रहा है हमारा, बस सवाल पूछो, ये करो वो करो, बोले हाँ हम देखते रहते हैं आपको, लेकिन फिर वो बात करेंगे तो हम उसमें से पिकअप चूज होता है। तो मुझे कई चीजें मिली, पीसी फॉर पीसी ऐसा ही एक मंत्री और एक कुछ व्यवस्था को साथ हुआ, पीसी फॉर पीसी, वो भी मैं बहुत परेशान रहा है कि ये क्या कोड वर्ड चल रहा है पीसी फॉर पीसी। फिर बाद में जब मैंने डिकोड किया उसको तो हंसते हंसते मेरे लोटपोट हो गया, लेकिन वो निजी जिंदगी है, उसको ना बोले तो ज्यादा है। लेकिन ऐसे ही कुछ कारपोरेट सेक्टर में लगातार ये होता रहता है। एक भंडारी इसकी एक पिक्चर आई थी जिसमें कारपोरेट वॉर दिखाया था, बहुत पेज ऐसे ही कुछ कोका कोला वाला वॉर दिखाया था, याद है? तो उस पिक्चर में भी कैसा उपयोग होता है कारपोरेट सेक्टर में, इस जो विष उपयोग कन्याएं होती थी उसका कैसा उपयोग होता है, ये भी बड़ा नहीं, ये किया तो है। खास कर तो सुब्रत राय सहारा, अनिल अंबानी की दोस्ती, और बहुत हाँ हाँ, पहले से जाएंगे तो आदमी का फिर कई बार होता है कि किसी फिर किसी का नहीं अलग नहीं, अपना फिर स्पेशलाइजेशन होता है। उसमें अमर सिंह का भी तड़का लगा दीजिए उसे। अमर सिंह तो स्पेशलाइजेशन के पूरा का पूरा, अगर इनको हाँ, देखेंगे तो आपको स्पेशलाइजेशन पता चल जाएगा। 20 महीने लेकिन पहले जो हमारे किल चल रही मिलाकर है, कुल मिलाकर जिस डूबते हुए जहाज को राइफल्स से सहारा मिला, उससे एक मैसेज गया कि ये भारत सरकार के दुलारे हैं। उसके बाद इस कंपनी ने कम बैक किया। लेकिन आप नया साम्राज्य कितना भी खड़ा करो, पुराने जो पाप है उसका हिसाब तो बीच बीच में आपको देना नहीं पड़ता है।
मेरा नए साम्राज्य पर सवाल है भाऊ अगला, क्योंकि वक्त हाँ, हो गया, लेकिन नहीं नए नहीं आ गया, क्योंकि हम लोग देखिए अब क्या है, मैंने पहले ही कहा था नए कि साम्राज्य सैया पर भय सवाल कोतवाल, है, मेरा सवाल सैया नए साम्राज्य। सैया सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। मुझे आज भी याद है इंडियन एक्सप्रेस की वो स्टोरी, जब अडानी को एयरपोर्ट दिए जा रहे थे, तब नीति आयोग ने बाकायदा एक बड़ा लंबा चौड़ा पत्र लिखा था कि एयरपोर्ट ये इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा मामला है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का एयरपोर्ट एक बहुत बड़ा वर्टिकल है, ये बिना एक्सपीरियंस वाले आदमी को नहीं दे सकते आप। उसके बाद उस लेटर को कूड़ेदान में डाल दिया गया, और जो एक्सप्रेशन, इंटरेस्ट ऑफ एक्सप्रेशन जो होता है, पहले टेंडर के पहले इंटरेस्ट ऑफ एक्सप्रेशन देना होता है कि भाई कौन कौन इसमें आना चाहता है, क्या क्या विचार है, उसमें सारे क्लॉजेस बदल दिए गए। क्या उसके लिए क्लॉजेस नहीं बदले हैं, धारावी के लिए टेंडर नहीं बदले गए हैं। तो सवाल ये है, नहीं आप ये छोड़ दीजिए कि डिफेंस में कौन, डिफेंस में क्या डिफेंस में अडानी जी नहीं है? नहीं, सब क्या जगह सिर्फ क्या हम ईरान का साथ खुल के इसलिए नहीं दे रहे थे? अमेरिका का तो डर था, लेकिन फिर अडानी का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इजराइल में फंसा हुआ था, पोर्ट से लेकर डिफेंस प्रोडक्शन तक। भाई हेरॉन बना रहा है ड्रोन, उसके लिए उसका हाइफा में पोर्ट में 70% हैदराबाद में है वो यूनिट। तो ये कुल मिलाकर छोटे अंबानी पे भी है मेरा सवाल। छोटे अंबानी का वो एक अमाउंट अभी 20 महीने पहले जो माफी हुई, ये अमाउंट इसलिए ना दर्शकों को पता चले कि हम लोग कैसे विश्वगुरु बन रहे हैं, कितने तेजी से इकोनॉमी बढ़ रही है। 49,000 करोड़ रुपए का लोन था इनके ऊपर 53 बैंकों का। ये फ्रॉड लोन से, मतलब ये वाला फ्रॉड वाला सेक्शन अलग है। उसका सेटलमेंट हुआ था 455 करोड़ में। 5,000 करोड़ का सेटलमेंट, 5,000 रुपया का सेटलमेंट 500 रुपए में कोई हम लोग का नहीं करेगा बैंक का। 50,000 करोड़ का सेटलमेंट 455 करोड़ में हो गया। ये बात अलग, इसको भी अलग रखते। मैं फिनांस नहीं जानता तकनीकी रूप से, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं कि आप मार्केट से लेकर के बिजनेस तक कवर किए। हम स्कैम जब सुनते हैं, बड़े बड़े शेयर मार्केट की स्कैम, तो उस स्कैम में एक हिस्सा है, मैंने अपने करीबी के यहां भी देखा, छापा सेबी का पढ़ते हुए कहा जाता है कि अगर अनवांटेड तरीके से आप कुछ भी कोई ऐसा मैनिपुलेशन करके शेयर को उछालवा रहे हो, तो यही स्कैम है। यही स्कैम कि अनवांटेड कुछ भी आप ऐसा किए कि जिससे फैब्रिकेटेड तरीके से आपके शेयर उठ गए। क्या ये दुनिया में, ये सवाल मेरे मन की आशंका है, ये शब्द शायद पहली बार, क्या सरकार, मोदी की सरकार शेयर मार्केट में स्कैमर बन के उतरी है, स्कैम कर रही है? क्योंकि वो आदमी जो आपने चर्चा में कहा था कि एनर्जी सेक्टर में आया है, 63% ऊपर शेयर जा रहे हैं, बवाल काटे हुआ है, अपर सर्किट लग रहा है। वो आदमी जो अभी एनर्जी 25 साल का एग्रीमेंट देगा एनर्जी, अभी वो एवरेडी और निप्पो की बैटरी लेकर के तार जोड़ के आगे छोटा वाला बल्ब जला रहा है। अभी वो एवरेडी और निप्पो बैटरी लेकर घूम रहा है, उसके पास कुछ नहीं है, कहां कर रहा सप्लाई? 25 साल का एग्रीमेंट, उसी 25 साल के एग्रीमेंट की वजह से उसके शेयर उड़ रहे हैं, और निवेश आम आदमी पैसा झोंक रहा है उस अंबानी के शेयर में। ये मैनिपुलेटेड एंड फैब्रिकेटेड गेन नहीं है क्या शेयर में? और अगर है तो क्या ये स्कैम नहीं है जो स्कैम के जमाने से होता है? आशीष, मैं उल्टी बात करता हूं। शेयर मार्केट का कोई भी स्कैम सरकार के इन्वॉल्वमेंट के बगैर नहीं होता। कोई भी राजनीतिक दल सरकार में हो, उनके आशीर्वाद के बगैर नहीं होता। मुझे याद है कि मैं जब बिजनेस जर्नलिस्ट था तब, कि एकाएक गोदावरी में गैस बेसिन जो है गोदावरी के, उसका एक्सप्लोरेशन रिलायंस को मिल गया था, और उसमें जो आकलन आया सरकार का, वो इतना जबरदस्त बता दिया गया कि इतना गैस है वहां पे, और रिलायंस के शेयर रॉकेट हो गए। जिसको क्या होता है, जब आपके शेयर ऊपर के लेवल पे जाते हैं तो आप उस रेट पे बेच के निकल जाते हैं, उसको प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं। आपने मुनाफा बुक कर दिया, मुनाफा ले लिया और निकल लिए।
तो ये बाद में पता पड़ा कि जितना बोला था उसका 10% भी नहीं उसमें। लेकिन ये एक आंकड़ा किसने दिया? सरकार ने दिया। सरकार दो तरह से करती है। सरकार कई जगह ऐसी अवधारणा बनवाती है जिसने लोगों को लगता है कि ये कंपनी अब रॉकेट हो गई। वर्तमान में शेयर मार्केट में लोगों को पता है जो कंपनी सरकार के मर्जी के अनुसार चलती है या जो सरकार में अपनी बहुत अच्छी पेट रखती है, वो कंपनी कभी नीचे नहीं आ सकती। उसमें पैसा लगाओ, पैसा सिक्योर्ड है। मैं एक जगह इंदौर में बैठा हुआ था एक शेयर बड़े प्लेयर के साथ, तब अंबानी का ये अडानी का ये हिंडनबर्ग आ गया था। तो वो किसी को फोन पे बोल रहा था कि अडानी के शेयर टूटे हैं, जितना उठा सकते उठा ले। तो मैंने कहा क्यों मरवा रहे हो उसको, मर जाएगा बेचारा। बोला नहीं नहीं, आपका आकलन गलत है, आप तो क्या है, आप दिल से सोचते हैं, हम दिमाग से सोचते हैं। मतलब क्या? बोला अडानी जी कौन है? बोला कौन है? भारत सरकार है। ये उन्होंने पहली बार मुझे, अडानी जी कौन है? भारत सरकार है। बोले भारत सरकार कभी डूबेगी नहीं, कुछ नहीं होगा हिंडनबर्ग रिपोर्ट का, ये शेयर फिर ऊंचे लेवल पे जाएगा। तो आज जिसने कम पे खरीदा, बोले सिर्फ एक महीने का गेम है, 1 महीने का इन्वेस्टमेंट। आज 1 महीने के लिए 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करो, मैं आपको इसको 10 करोड़ रुपए दिलवा देता हूँ। 1 से 10 1 महीने में कोई नहीं देगा। वही हुआ, क्योंकि अडानी का परफॉर्मेंस पे शेयर मार्केट नहीं चलता। हाँ, अडानी के सरकारी संबंधों पे चलता है। बड़ी पता पड़ा कि पोर्ट में गड़बड़ हो गई, शेयर डाउन ना, कितने भी ड्रग पकड़ने दो, कुछ भी होने दो, अडानी जी को कुछ नहीं होगा, शेयर बना रहेगा। तो आज के डेट में उद्योगपति की नजदीकी देखी जाती है। इसीलिए मैंने कहा एक राफेल के ऑफसेट डील ने अनिल अंबानी कितने नजदीक है ये दिखा दिया, और उसके चलते इंफ्रा के प्रोजेक्ट धनाधन आ गए, पावर के परचेस एग्रीमेंट हुए और आगे चलता रहा। मैं नहीं मानता कि मुकेश मतलब मैं इस बात पे भी मुझे विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी ने या अमित शाह ने ओडिशा के मुख्यमंत्री को फोन करके नहीं बोला होगा कि अडानी जी आएंगे तो रिसीव कर लेना। हाँ, बिल्कुल नहीं बोला होगा, बोलने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अडानी जी आ रहे बोला तो वो सारा रथ यात्रा रुक जाओ, रात भर रथ रुकेगा, निकल लिए वो सेवा में चरण। उनके लिए जगन्नाथपुरी के से मतलब उससे ज्यादा वो थे, अडानी बड़े आदमी थे। वो तो एक लाइन की बात है, घर में रोज थोड़ा बताना पड़ता है बच्चे। जगन्नाथ भगवान आपको आशीर्वाद दे सकता है, सत्ता में आपको अडानी बिठा सकता है। तो अडानी की सेवा में लग गए। ये चीजें बोलनी नहीं पड़ती, ये खुद ब खुद। कौन ऐसा मुख्यमंत्री है जो अडानी जी जाने के बाद टाइम नहीं दे? वो तो एयरपोर्ट पे एक मंत्री लेने आता है, चीफ सेक्रेटरी एयरपोर्ट पे लेने आते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि अडानी जी की, मतलब एक जमाना था कि गोदरेज, जेआरडी टाटा, बिरला, इन लोगों का एक बजाज, राहुल बजाज, ये मुख्य धीरू भाई अंबानी, इनका एक वलय था, एक मैनेजमेंट के किंग थे। ये विजन वाले नेता थे। ये विजन वाले नेता नहीं है, ये दोहन वाले नेता है। सरकार के संबंधों को दोहन करके ही अपना साम्राज्य बढ़ाते हैं। इसलिए जेआरडी हो गया, धीरू भाई हो गए, इनकी तुलना, धीरू भाई ने भी सरकार की मदद ली होगी, लेकिन उनका विजन था। ये शुद्ध रूप से सरकारी कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड है। मुख्यमंत्री मेरा आ गया, सारे रोड के ठेके मेरे पास, मुख्यमंत्री चला गया, 5 साल तक मैं कुछ नहीं करूंगा। चलिए खैर, वक्त हो गया, फिर लंबा सो खिंच गया, मजबूरी क्या करें हम लोग, कई बार कंट्रोल करते हुए भी टाइम बढ़ जाता है। तो आप इंतजार कीजिए। वैसे भी अनिल अंबानी के कंपनी की तरफ से नाराजगी जताई गई है। हो सकता है अभी ये बयान नहीं आया है कि ये राष्ट्रवाद पर और भारत की संप्रभुता पर और सनातन पर हमला है, अभी ऐसा कुछ नहीं आया। हो सकता है ये भी आ जाए। ये आपके कमेंट में आएगा, आपके कमेंट में आएगा कि राष्ट्र का विकास इन दोनों से देखा नहीं जाता।
दोनों सही देखा जाता है तो खैर छोटे अंबानी काम बड़ा किए हैं, काम बड़ा किए हैं। देखिए, आप लोग भी देखिएगा और देखिए कैसे जो है अभी आगे आगे इस देश की पूरी सिक्योरिटी, एक आध जगह आपको हमने पढ़वाया खबर है, पूरी देश की सिक्योरिटी संभालेंगे छोटे अंबानी। हमें इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए, फिर आएंगे विशेष कार्यक्रम में भाव के साथ, और कल मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े भाव के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।